कनाडा में लिबरल पार्टी के नेता चुने गए मार्क कार्नी ने 86% वोट के साथ जीती लिबरल पार्टी की प्रधानमंत्री की दौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस का किया दौरा। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किए गए सम्मानित। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माधव नेशनल पार्क को बाघ अभयारण्य के रूप में केंद्र सरकार की मिली मंजूरी। देश का 58वां बाघ अभयारण्य बनेगा माधव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में स्थित है यह पार्क। रामसर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी जयश्री वेंकटेशन। वेटलैंड वाइज यूज की कैटेगरी में मिला है उन्हें अवार्ड। वेटलैंड्स के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए दिया जाता है यह अवार्ड। असम सरकार का एक बड़ा ऐलान। राज्य सरकार लॉन्च करेगी अपना असम सैट उपग्रह। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा असम। हाल ही में लिबरल पार्टी के नेता के चुनाव में मार्क कार्नी ने जीत हासिल की और अब वे कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कार्नी ने 86% सदस्यों के वोट हासिल किए हैं। वहीं गौर करें वैश्विक स्तर पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर कई बार दबाव डाला है। उन्होंने कभी कनाडा को यूएसए का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया तो कभी कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही। इसके अलावा खालिस्तान के मुद्दे पर भी कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हुए हैं। इन सभी समस्याओं के बीच अब मार्क कार्नी से उम्मीद की जा रही है कि वे इन चुनौतियों का अच्छे से सामना करेंगे। बता दें कि मार्क कार्नी बैंक ऑफ कनाडा के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने आर्थिक संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे आर्थिक फैसलों के मामले में सही दिशा में कदम उठाएंगे। उन्होंने पहले से स्पष्ट किया है कि कनाडा कभी भी यूएसए का हिस्सा नहीं बनेगा और यूएसए पर जवाबी टैरिफ जारी रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ कनाडा के संबंध सुधारने की बात की है क्योंकि वे भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि क्षेत्रफल के मामले में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और ये उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। कनाडा और यूएसए के बीच की सीमा दुनिया का सबसे लंबा बायनेशनल लैंड बॉर्डर है, यानी दोनों देशों के बीच की भूमि की सीमा सबसे लंबी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। उनके मॉरिशस समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम ने पीएम मोदी की 2 दिवसीय मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान इस सम्मान की घोषणा की। बता दें कि पीएम मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। अब तक 5 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला 1998 में इसे प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह अब तक किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले बारबाडोस, गुयाना, रूस, भूटान, फ्रांस, मिस्र और अमेरिका से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में भारत द्वारा वित्त पोषित 20 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। बता दें कि मॉरिशस गणराज्य मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरिशस ने वर्ष 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। वर्ष 1992 में यह देश एक गणतंत्र बन गया। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माधव नेशनल पार्क को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। यह मध्य प्रदेश राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व है। बता दें कि माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह भारत के मध्य उच्च भूमि के उत्तरी किनारे पर स्थित है और यहाँ के पठार और घाटी क्षेत्र ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। पहले यह पार्क मुगल बादशाहों और ग्वालियर के महाराजाओं का शिकारगाह हुआ करता था। 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इस पार्क का क्षेत्रफल पहले 64 वर्ग मील था, लेकिन बाद में पूर्व की ओर इसका विस्तार होने से इसका आकार बढ़कर 137 वर्ग मील हो गया। इस पार्क में झीलें, शुष्क पर्णपाती व कांटेदार वन सहित समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा और विभिन्न प्रकार के हिरण पाए जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल की शुरुआत 1973 में की गई थी। इसका मकसद टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों के अस्तित्व को प्राकृतिक आवासों में बनाए रखना है। बीते दिनों 6 मार्च को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। गौरतलब है कि इस शिखर सम्मेलन की थीम है
सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारियां। इसका आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल साउथ द्वारा जलवायु एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में भारत ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी दर्ज की है, जो भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। गौरतलब है कि भारत ने 2005 और 2020 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को 36% तक कम कर दिया है। बता दें कि भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करना है। वहीं सतत विकास की बात करें तो पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। बता दें कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य यानी SDG तथा 159 प्रयोजन अंगीकृत किए गए हैं। हाल ही में डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। यह पुरस्कार वेटलैंड्स के टिकाऊ प्रबंधन में योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। बता दें कि डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन उन 12 महिलाओं में से एक है जिन्हें रामसर सचिवालय ने वेटलैंड्स की दुनिया में महिला चेंज मेकर्स के दूसरे संस्करण में शामिल किया था। महिलाओं को 3 श्रेणियों में मान्यता दी गई है: आर्द्रभूमि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्द्रभूमि का बुद्धिमानी से उपयोग और आर्द्रभूमि संरक्षण। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में सम्मानित किया गया है। रामसर सचिवालय स्विट्जरलैंड के ग्लैन में स्थित है। बता दें कि रामसर स्थल वे स्थल होते हैं जो रामसर सम्मेलन के तहत मान्यता प्राप्त है। ये स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के रूप में पहचाने जाते हैं। यह सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण और उनके टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि रामसर स्थलों की पहचान उन क्षेत्रों के रूप में की जाती है जो पारिस्थितिकी, जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व के दृष्टिकोण से वैश्विक महत्व के होते हैं। हाल ही में असम सरकार ने यह घोषणा की कि वह अपना उपग्रह लॉन्च करेगा। असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह उपग्रह सीमा पर निगरानी रखने के अलावा महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। यदि ऐसा होता है तो असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना उपग्रह होगा। बता दें कि असम सरकार की असमसैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। यह उपग्रह इसरो और इनस्पेस या भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सीमा सुरक्षा प्रबंधन तथा पुलिस परिचालन के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। बता दें कि असम सरकार इस उपग्रह के लिए इसरो से बातचीत कर रही है। गौरतलब है कि असम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। वहीं इसरो की बात करें तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप है। यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2028 तक Web3 डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। हैशेड इमर्जेंट द्वारा जारी इंडिया Web3 लैंडस्केप रिपोर्ट में इस क्षेत्र में भारत की तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। सिर्फ 2024 में ही 4.7 मिलियन से अधिक डेवलपर्स GitHub से जुड़ रहे हैं। यह उछाल दुनिया भर में सभी नए Web3 डेवलपर्स का 17% है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 45.3% भारतीय Web3 डेवलपर्स सक्रिय रूप से कोडिंग में योगदान दे रहे हैं, जबकि 29.7% बग फिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं और 22.4% डॉक्यूमेंटेशन में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि भारतीय Web3 प्रतिभाओं के लिए विकास के प्रमुख क्षेत्रों में गेमिंग, नॉन फंजिबल टोकन, विकेंद्रीकृत वित्त और वास्तविक दुनिया की संपत्ति शामिल है। इनमें से आधे से ज्यादा डेवलपर Web3 क्षेत्र में अपेक्षाकृत नए हैं जो पिछले 2 सालों में ही शामिल हुए हैं। ज्यादातर डेवलपर की उम्र 27 साल से कम है। बता दें कि Web3 स्टार्टअप संस्थापकों में भी भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इस क्षेत्र में 1200 से अधिक स्टार्टअप संचालित हैं। गौरतलब है कि Web3 ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के लिए एक व्यापक शब्द है जो इंटरनेट पर डेटा स्वामित्व और नियंत्रण को विकेंद्रीकृत करता है। अधिकांश इंटरनेट एप्लीकेशन केंद्रीकृत संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि वे अंतिम उपयोगकर्ता डेटा को कैसे सहेजते और उपयोग करते हैं।
हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट रख दिया है। यह बदलाव मोर इन कॉमन ब्रांड अभियान के तहत किया गया है। यह घोषणा कॉमनवेल्थ डे के मौके पर की गई, जो हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। बता दें कि 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में इस नए लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल दिवस पर बर्किंघम पैलेस में राष्ट्रमंडल खेल किंग्स बैटन रिले का भी शुभारंभ किया जाता है। समारोह के दौरान किंग चार्ल्स बैटन में एक सीलबंद संदेश रखेंगे, जो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह तक उसके अंदर रहेगा। इस संदेश को खेलों की शुरुआत के रूप में पढ़ा जाएगा। बता दें कि कॉमनवेल्थ का अर्थ है उन देशों का समूह जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे और अब स्वतंत्र रूप से एकजुट होकर एक साझा उद्देश्य के तहत कार्य करते हैं। इन देशों के बीच खेलों के माध्यम से भाईचारे और एकता को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों के बीच हर 4 साल में होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। यह आयोजन पहली बार 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित किया गया था। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2. इसकी सीमा आर्कटिक, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से लगती है। 3. यह यूएसए के साथ सबसे लंबी भूमि की सीमा साझा करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, माधव नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 2. यह मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है। 3. इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रामसर अवार्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस वर्ष यह अवार्ड वेटलैंड वाइज यूज की कैटेगरी में डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को दिया गया। 2. वह यह अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। 3. यह अवार्ड वेटलैंड्स के टिकाऊ प्रबंधन में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, असम सैट उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह असम राज्य सरकार का अपना निजी उपग्रह है। 2. इसे इसरो और इनस्पेस के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। 3. इसे वर्ष 2026 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। 2. इस वर्ष की थीम सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारियां हैं। 3. इसका आयोजन सेबी द्वारा किया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत महिलाओं को 2500 रूपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। बता दें कि इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। हाल ही में दुबई में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और जीत में अहम भूमिका निभाई। बता दें कि भारत ने इससे पहले 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में यह खिताब जीता था। आईसीसी का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। यह विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। हाल ही में भारत किर्गिस्तान के बीच अभ्यास खंजर का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। वहीं किर्गिस्तान दल का प्रतिनिधित्व किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड कर रही है। गौरतलब है कि यह इस अभ्यास का 12वां संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के अभियानों में अनुभवों और सर्वोत्तम तरीकों का आदान प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि इस अभ्यास में
किर्गिज त्योहार नौरोज का उत्सव मनाना भी शामिल है। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बताया गया है, जबकि वायु प्रदूषण के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। बता दें कि भारत को दुनिया की 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 स्थान दिया गया है। असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्निहाट इस सूची में सबसे ऊपर है। भारत में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, जिससे जीवन प्रत्याशा में 5.2 वर्ष की कमी आ रही है। 2024 में पूरे भारत में PM 2.5 सांद्रता में 7% की गिरावट के बावजूद वायु गुणवत्ता खतरनाक बनी हुई है, खासकर दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने लोकसभा में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पेश किया। इसका उद्देश्य शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को नया और सरल बनाना है। ये समुद्री नौवहन के लिए एक आधुनिक, व्यापक और उपयोगकर्ता अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करेगा। वहीं प्रस्तावित कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 की जगह लेगा, जहां मौजूदा कानून पुराना हो चुका है। इसमें केवल 3 धाराएं हैं तथा यह उभरते वैश्विक व्यापार और शिपिंग उद्योग की जरूरतों को पूरा नहीं करता, जबकि नए कानून में भारत के समुद्री परिवहन को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने पर जोर दिया गया। हाल ही में रबर बोर्ड ने केरल में रबर बागानों का भू मानचित्रण शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम भारतीय सतत प्राकृतिक रबर ढांचे के तहत प्राकृतिक रबर को प्रमाणित करने के लिए उठाया गया है। इस पहल का मकसद यूरोपीय संघ के वन विनाश विनियमन के अनुरूप काम करना है। इसके तहत रबर बागानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे भूमि स्वामित्व, क्षेत्रफल और बागान की सीमाएं दर्ज की जाएंगी। शुरुआत में यह पहल केरल के 10 प्रमुख रबर उत्पादन जिलों में केंद्रित होगी। बता दें कि प्राकृतिक रबर एक बहुमुखी औद्योगिक कच्चा उत्पाद है जो रबर के पेड़ हेविया ब्रासिलियंसिस से प्राप्त होता है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।